और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम करेंगे ग्रेविटेशन। ये 9th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है टर्म 2 का। तो चलो ग्रेविटेशन के बारे में देखें कि ग्रेविटेशन क्या होता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्या आपने कभी सुना है ग्रेविटेशन क्या होता है ना? इसकी खोज किसने करी थी? कभी आपने सोचा है सब चीजें? कभी आपने एक चीज सोचा है कि जैसे मान लो मैं एक मार्कर लेता हूं और मार्कर को छोड़ दूं तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। गिर जाएगा ना? अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या हुआ? नीचे की तरफ गिरा। अब आपको एक चीज पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कब करता है? ये आपने पढ़ा हुआ है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव तब करता है जब उस पर फोर्स लगता है। बिना फोर्स के ना तो किसी की स्पीड बढ़ती है, ना किसी की स्पीड घटती है ना? और ना ही कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, और ना ही कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है मोशन का। ये न्यूटन का लॉ पढ़ा है ना आपने, है ना? इससे पहले आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, गति के नियम। तो अगर मैं एक मार्कर लिया और मार्कर मैंने यहां से छोड़ा तो मैंने उसको फोर्स थोड़ी लगाया, है ना? तो मूव कैसे किया भाई, है ना? ये नीचे की तरफ कैसे गिरा? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, पानी बोतल में पानी भरा हुआ है, गिराओ, पानी नीचे गिरता है। क्यों भाई? नीचे क्यों गिरता है? ऊपर क्यों नहीं जाता? या जहां है वहीं क्यों नहीं रहता? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को, अगर हम कहीं से छोड़ते हैं, यानी को फोर्स नहीं लगाते, हम नहीं लगाते फोर्स, तो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ भागने की कोशिश करती है, यानी अर्थ के सरफेस की तरफ भागने की कोशिश करती है, या अर्थ की तरफ भागने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ क्या कर रही होगी? उस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रही होगी, तभी तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गया। अगर नहीं खींचती तो क्या होता? अगर यहां है, छोड़ दो, वहीं रह जाएगा, ना ऊपर जाएगा, नीचे ना जाएगा, ना दाएं जाएगा, ना बाएं जाएगा, ना लेफ्ट ना राइट, ना अप एंड डाउन, जहां है वहीं रहेगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। छोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ जागे, अर्थ की तरफ भागने लगता है अपने आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, यानी अर्थ है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। इसका मतलब ये हुआ ना, तभी तो खींचती है, तभी तो वो अर्थ के सरफेस की तरफ आके गिरता है ना? तो इसी फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। इसी फोर्स को ग्रेविटेशन कहते हैं। यानी कि ग्रेविटेशन क्या है? एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। अब एक चीज मुझे बताओ कि जब, अच्छा इससे पहले एक और चीज है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने क्या पढ़ा कि जब दो वस्तु, जो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स हमेशा इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। यानी कि दो फोर्स जब एक दूसरे पर लगते हैं ना, जैसे मैं गेंद लेता हूं, गेंद को दीवार में मारता हूं, तो गेंद वापस मेरे हाथों पे आ जाएगी, बॉल वापस मेरे हाथों पे आ जाएगी। क्यों भाई? मैंने तो बॉल को फेंका और बॉल ने दीवार को पीटा, तो दीवार ने भी गेंद को पीटा और उतने ही फोर्स से पीटा, इसलिए गेंद वापस मेरे पास आ गई। तो इसी को तो कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, कि जो फोर्सेस होती है जब एक दूसरे पर लगती हैं वो हमेशा इक्वल और ऑपोजिट होती है। तो अगर मैंने मार्कर को नीचे गिराया या मार्कर को मैंने छोड़ा, तो अर्थ ने मार्कर को अपनी तरफ खींचा। तो क्या मार्कर ने अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींचा होगा? खींचा होगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ही तो सब जगह लगता है। तो मार्कर ने भी अर्थ को अपनी जगह खींचा होगा। तो अर्थ क्यों नहीं मूव करती भाई? मार्कर ही क्यों मूव करता है? मार्कर ही क्यों मूव कर रहा है अर्थ की तरफ? अर्थ मार्कर की तरफ खींच के क्यों नहीं आ रही है? तो इसका सीधा सा रीजन ये है, अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जितना फोर्स से मार्कर अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है, उतने ही फोर्स से अर्थ भी मार्कर की तरफ फोर्स लगा रहा है। ये नहीं कि अर्थ बहुत भारी है तो ज्यादा फोर्स लगाएगा मार्कर को, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा नहीं चलता कि तगड़ी चीज तगड़ा फोर्स लगाएगी, ऐसा नहीं है। अगर दो वस्तु, दो ऑब्जेक्ट आपस में फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट ही होंगे। चाहे एक हल्का हो, चाहे एक बहुत भारी हो, बहुत उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जितने फोर्स से मार्कर अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है, उतने फोर्स से अर्थ भी मार्कर को खींच रहा है। अब अर्थ का मास कितना होता है पता है ना? फोर्स एक्सेलरेशन क्या होता है? F इक्वल टू ma पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है ना?
फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो F/m हो जाएगा, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो यानी एक्सेलरेशन क्या कह सकते हैं, ये इनवर्स कहते हैं इसको, इनवर्स होगा किसके, m पे। m क्या होता है, वस्तु का मास, है ना। तो अर्थ कितना भारी है भाई, मार्कर के सामने अर्थ कितना भारी है, बहुत भारी है, इनफाइनाइट जैसा मान लो, बहुत बड़ा, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वही फोर्स एक बहुत छोटी चीज पे लगती है ना। मान लो एक ही फोर्स से मैं इस मार्कर को धक्का मारूं और उतने ही फोर्स से मैं दीवार को धक्का मारूं, तो क्या मैं दीवार को हिला दूंगा, नहीं ना। तो वही चीज तो यहां पर होता है कि फोर्स तो बराबर लगता है, लेकिन क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, अर्थ बहुत भारी होती है, तो उस फोर्स से अर्थ नहीं हिलती, क्योंकि वो फोर्स अर्थ को हिलाने में नाकामयाब है। इम्पॉसिबल है कि वो फोर्स, छोटा सा फोर्स, अर्थ को अपनी तरफ खींचे। खींचती तो है, लेकिन खींचने का मतलब उसको मूव करा दे, अपनी जगह से हिला दे। तो इसीलिए मार्कर अर्थ की तरफ जाता है, अर्थ मार्कर की तरफ नहीं आता, ऐसे कह सकते हो। समझ में आई बात। इसी कंसेप्ट को हम और जगह पे यूज कर सकते हैं। जब अर्थ ने मार्कर को अपनी तरफ खींचा, तो अर्थ तो फिर किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है, अर्थ तो हमें भी अपनी तरफ खींच सकती है। क्या हम छत से कूदते जमीन पे आके नहीं गिरते, गिरते हैं ना, है ना। अगर मान लो कि हमारे पैर के नीचे अर्थ सरफेस ना होता तो क्या होता, अगर हमारे पैर के नीचे अर्थ का सरफेस ना होता तो क्या होता, गड्ढा खोदो तो अगर गड्ढे के ऊपर चलते हो तो क्या हवा में चलते रहते हो, गड्ढे के अंदर नहीं घुस जाओगे क्या। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अर्थ सरफेस की तरफ नहीं खींचती, अर्थ तो अपने अंदर खींचती है, अर्थ तो अपने अंदर खींचती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब क्योंकि हम ऊपर से गिरते हैं सरफेस पे आकर रुक जाते हैं, क्योंकि हमें रोकने की जाती है। लेकिन इमेजिन करो कि अगर हमारे नीचे कुछ ना हो तो अर्थ हमें खींचता ही जाए, खींचता ही जाए, और अब कहां जाके रुके पता है, हम जाके रुके अर्थ के सेंटर पे। अर्थ क्या गोला है, स्फीयर है, उसके सेंटर की तरफ जाके रुके हम, उसके सेंटर पर जाके रुके हम। यानी कि अर्थ हर एक चीज को सरफेस की तरफ नहीं खींचती, ये भूल जाओ, कहां खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तभी तो गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं, जितना गहरा गड्ढा होगा उतने नीचे चले जाएंगे। अगर सरफेस की तरफ खींचती तो सरफेस पे ही तैरते रहते हैं ना, अंदर थोड़ी जाते, सेंटर की तरफ खींचती है ना। इसी फोर्स को क्या बताया, ग्रेविटेशन कहते हैं, इसी फोर्स को ग्रेविटेशन कहते हैं। और जितने भी, और मैंने बताया कि अगर अर्थ मार्कर को खींच रही है तो अर्थ हमें भी खींच रही है, इसका मतलब अर्थ तो सभी ऑब्जेक्ट को खींच रही है, अर्थ तो मून को भी अपनी तरफ खींच रही होगी, इसका मतलब है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही है, मार्कर को खींच रही है, हमें खींच रही है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स मून को भी तो अपनी तरफ खींच रही होगी। तो मून क्यों नहीं आता अर्थ के सरफेस पे, मून क्यों नहीं गिरता अर्थ के सरफेस की तरफ। तो यहां पर भी हम वही कंसेप्ट लगा सकते हैं। कैसे कि अर्थ तो मून की तरफ नहीं जाता, चलो मान लिया अर्थ बहुत भारी है मून के सामने, तो मून क्यों नहीं गिरता अर्थ के सरफेस पे। अगर मून है और मून को छोड़ दो, ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही, ग्रेविटेशन, तो झट से अर्थ के सरफेस पर आना चाहिए, कुछ ऐसा तो नहीं होता। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, ऐसा होता क्यों नहीं है। मान लो मैंने एक पत्थर लिया और पत्थर को धागे से बांधा, और धागे को पकड़ के मैंने और इस तरह से पत्थर को बांध के हिलाया, घुमाया, हिलाया नहीं घुमाया, है ना। ये मैंने धागा लिया और ये घुमा रहा हूं उसको, ऐसे 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 घुमा रहा हूं, ठीक। किसको घुमा रहा हूं, मान लो एक पत्थर ले लिया, पत्थर से बांध दिया और उसको घुमा रहा हूं, पत्थर को, होता है। अब एक चीज बताओ कि ये पत्थर धागे के साथ कब कब घूम रहा है, जब तक हम घुमा रहे हैं। मान लो यहां पर गया धागा टूट, तो क्या होगा, पत्थर सीधा नहीं भाग जाएगा क्या, पत्थर सीधा भाग जाएगा, भाग जाएगा ना। यहां पर गया धागा टूट तो पत्थर सीधा भाग जाएगा, यहां पर गया धागा टूट, पत्थर सीधा भाग जाएगा। यानी कि पत्थर तभी तक घूम रहा है जब तक हम पत्थर को घुमा रहे हैं, यानी कि हम पत्थर पर फोर्स लगा रहे हैं, पत्थर पर फोर्स लगा रहे हैं। कौन फोर्स लगा रहा है, यानी पत्थर को अपनी तरफ खींच रहे हैं ऐसे मान लो, और साथ में पत्थर घूम रहा है, घूम रहा है ना। तो ये कहीं भी अगर धागा टूटा तो पत्थर सीधा, इसको कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं इसको हम, अगर कोई सर्कल लेते हैं और सर्कल के ऊपर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे सर्कल के सरफेस पे, तो क्या कहते हैं इसको हम, इसको टेंजेंट कहते हैं,
टेंजेंट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होती है, भागना किधर चाहता है, ये भागना तो इधर चाहता है सीधा, ये भागना तो सीधा इधर चाहता है, भागना तो इधर चाहता है ना। जब धागा टूट गया तो सीधा भाग जाता है, मौका नहीं मिलता उसको पकड़ रखने का। लेकिन जब तक हम उसको घुमा रहे हैं तब तक घूमे जा रहे, घूमे जा रहे, घूमे जा रहे, घूमे जा रहे, घूमे जा रहे ना। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं पता है? इस फोर्स को हम, जो फोर्स अगर मान लो धागे से मैंने पत्थर को बांधा और इसको ऐसे मैंने सर्कल में घुमाया, तो इसका मतलब मैंने उस पर फोर्स लगाया, और वो फोर्स क्या कर रहा हूं, मैं उसको कहां खींचने की कोशिश कर रहा हूं, उस फोर्स से मैं उसको उसके सेंटर पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि फोर्स ऐसा होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बांधते हैं और घुमाते हैं तो एक फोर्स जो होता है सेंटर की तरफ लगता है, यानी कि इस पर एक फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ। और क्या कहते हैं इस फोर्स को, एफ से दिखाते हैं फोर्स को, सिंबल होता है, चिन्ह होता है, और इसको हम क्या कहते हैं पता है? इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, इसको कहते हैं सेंटर सीकिंग, सेंटर सीकिंग फोर्स, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स, यानी कि ये फोर्स ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करता है। इसीलिए क्या होता है, जब फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो सीधा टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाएगा, सीधा ऐसे टेंजेंट की तरफ भाग जाएगा, ऐसे सीधा निकल जाएगा, है ना। और कोई भी चीज सर्कल में तभी घूमती है जब ये फोर्स लगता है, और ये फोर्स अपने आप नहीं लगता, ये फोर्स लगाना पड़ता है, ये फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को हम कहां ले जाते हैं, इसी कंसेप्ट को ले जाते हैं हम, ये मान लो है अर्थ और ये मान लो है मून। यहां ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, धागे से, पत्थर और हम। लेकिन वहां किससे जुड़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। यानी कि अर्थ इस पर क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है ना। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, यानी कि देता है। जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो मून है वो अर्थ के सरफेस की तरफ घूमती रहती है, लेकिन गिरती नहीं है उसके ऊपर आकर के। क्यों? ये फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये फोर्स ऐसे मान लो ले लेता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, है ना। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स में चला जाता है, जो ऑब्जेक्ट को घुमाने के काम आता है, ऑब्जेक्ट को घुमाने के काम आता है। इसीलिए मून जो है वो अर्थ के सरफेस पे आके नहीं गिरती। लेकिन अगर मून रुका हुआ होता तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती। मून अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच पाती, क्यों? क्योंकि उसी फोर्स से मून का मास कम है तो वो तो मूव कर जाएगा, लेकिन उसी फोर्स से अगर अर्थ क्योंकि बहुत भारी है तो उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। जैसे मार्कर अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच पाती है, फोर्स तो लगाती है लेकिन इतना भारी है उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। तो वही चीज वहां भी हो जाता है। तो अच्छा, ये यहां हो गया। इसी तरीके से देखो, यानी कि ये जो कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में चला जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो फिर गिरता नहीं है अर्थ के सरफेस पे आकर के। अब यहां पर ही थोड़ी लगता है, ये आपको पता है ना, जितने प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ घूमते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो प्लैनेट्स हैं वो सन के सरफेस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, और घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, सन और प्लैनेट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस यूनिवर्स की हर एक चीजें, इस यूनिवर्स की हर एक चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। यानी कि मैं भी क्या कर रहा हूं, अगर मेरे पड़ोस में कोई बैठा है तो उसको अपनी तरफ खींच रहा हूं, लेकिन ऐसा होता तो नहीं, अगर खींचता तो झट से मेरे से चिपक जाता है कोई भी चीज। जैसे मैग्नेट में होता है कि मैग्नेट के पास मैग्नेट ले आओ, आयरन ले आओ, चिपक जाएगा, होता है ना ऐसा। तो हम तो एक दूसरे से सट नहीं जाते, क्यों? इसका मतलब ये हो गया कि हम फोर्स तो लग रहा है, लेकिन इतना कब लग रहा है कि हमें पता भी नहीं चल पाता, हमें पता भी नहीं चल पाता। लेकिन ये फोर्स ऐसा फोर्स है जो पूरे ऑब्जेक्ट, पूरे ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इसी फोर्स से खींच रहे हैं। और लेकिन ये बहुत कमजोर फोर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स है, लेकिन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोचो।
कि अगर ये फोर्स ना होता तो प्लैनेट्स सन के चारों ओर ना घूम पाते, मून सन के चारों तरफ नहीं घूम पाता, अर्थ सन के तरफ नहीं घूम पाता। ये जो प्लानिटरी मोशन होते हैं, प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, ये नहीं घूम पाते, एक दूसरे को खींच लेते, पकड़ जाते, खत्म हो जाता है यूनिवर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कमजोर है बहुत। तो इससे ये भी चीज होती है कि कमजोर को कभी कमजोर ना समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कमजोर है, लेकिन इस यूनिवर्स में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई फोर्स है ही नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स कोई है ही नहीं। समझ में आई बात? अब देखो, अब बात आती है कि ग्रेविटेशन पहली बार हमें बताया किसने, किसने कहा ग्रेविटेशन की खोज किसने करी भाई, किसने सोचा? तो एक साइंटिस्ट है बहुत फेमस, बचपन से आप उसका नाम सुनते आए होगे, क्योंकि ये सब चीज में है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इन महाशय ने कोई जगह छोड़ दी हो, ये सब जगह घुसे हुए हैं, इनको तो हमें सब जगह पढ़ना पड़ेगा। तो ये ऐसे महाशय हैं जिन्होंने कोई भी जगह नहीं छोड़ रखी, जैसे ग्रेविटेशन ने कोई जगह नहीं छोड़ रखी, ऐसे इन्होंने भी कोई जगह नहीं छोड़ रखी, ऐसे मान लो। और इनका नाम क्या था पता है? इनका नाम था आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। ये आइजैक न्यूटन कहां के थे पता है? ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, है ना। 16th सेंचुरी के बहुत फेमस साइंटिस्ट, जो आज भी बहुत फेमस हैं। मैंने बताया कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां इन्होंने छोड़ दिया हो, ग्रेविटेशन की तरह। जैसे ग्रेविटेशन सभी चीजों के बीच में लगता है, तो यही सब इन्होंने सभी चीजों में अपने अपने लॉज दिए, इन्होंने बनाया, बहुत सारे लॉ बनाए इन्होंने। बड़ी क्लास में जाओगे, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, कुछ आपने पढ़ लिए, कुछ आप पढ़ रहे हो उनके लॉ, है ना। तो ये यूके के यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड का रहने वाले थे, है ना। तो इनकी जो पेरेंट्स थे वो फार्मर्स थे, फार्मिंग में इनका मन नहीं लगता था। अब पेरेंट्स ने सोचा कि चलो काम धंधा कुछ करता नहीं, पढ़ने भेज दो इसे, है, काम धंधा कुछ करता नहीं, पढ़ने भेज दो। तो इनको क्या किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो पहले के लोग पढ़ने के लिए किसको भेजते? जो काम धंधा नहीं करता था उसको पढ़ने के लिए बेकार है, तो इसे पढ़ने के लिए भेज दो, है। तो इसको कुछ आता है, मन नहीं लगता था, क्या करेगा, इसे पढ़ने भेज दो, कुछ तो कर लेगा। तो पढ़ने भेज दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, किस्मत खराब थी, प्लेग फैल गया, प्लेग बीमारी फैल गई। तो 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी होगी बंद, है ना। अब ये बेचारे सोच में पड़ गया, भाई फार्मिंग मेरे को आती नहीं है, यूनिवर्सिटी मेरी होगी बंद, तो मैं करूंगा क्या। तो बेचारे कहाँ, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल के पेड़ के नीचे, है ना, एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे। अचानक से क्या हुआ, उनके सामने आकर के सिर सामने गिरा कि सर पे गिरा, सर पे गिरा मान लो। अचानक से एक ऊपर सेब आया, उनके सर पे आके गिरा। ऊपर देखा, भाई ये क्या हुआ, तू नीचे कैसे आया, तू तो ऊपर था, मैंने तो नहीं खींचा तुझे। तो उनका दिमाग वहीं से ठनका कि ये क्या हो रहा है, ये क्या घपला है, ये ऊपर से नीचे कैसे आया। मैं तो यानी कि उन्होंने ये चीज तो पता था कि कोई भी चीज अपने आप मूव नहीं कर सकती, बिना फोर्स से कोई चीज मूव नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा मैंने तो उसे खींचा नहीं, एप्पल नीचे कैसे आ गया मेरे पास। फिर वहीं से उन्होंने, देखो क्या होता है, इसको भी सेरेंडिपिटी कहते हैं, अचानक कोई चीज पता लग जाना। पता तो सबको था, लेकिन उसके बारे में किसने सोचा नहीं, देखा तो सबने, लेकिन सोचा किसी ने नहीं, सोचा न्यूटन साहब ने। उन्हीं का दिमाग यहाँ चलता था, काम में तो लगता नहीं था उनका दिमाग, ऐसे कामों में लगता था, है ना। तो यहीं से उन्होंने ग्रेविटेशन की खोज करी, और बाद में उन्होंने फार्मूला भी बताया हमें। उन्होंने बाद में हमें फार्मूला भी बताया कि ये जो ग्रेविटेशन है ये एक ऐसा फोर्स है, यानी कि कहने का मतलब है कि न्यूटन साहब ने सब फिर बाद में क्या बताया कि, अच्छा एक चीज बताया आपको कि न्यूटन साहब ने खाली ये नहीं बताया ग्रेविटेशन, चलो पढ़ते हैं ग्रेविटेशन, पहले न्यूटन साहब के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो न्यूटन साहब ने ये नहीं बताया खाली, न्यूटन साहब ने तो लॉज ऑफ मोशन भी दिया, हमें पढ़ाया ना लॉज ऑफ मोशन, पहले लॉज ऑफ मोशन भी दिए कि कोई भी चीज चल रही है चलती रहेगी, रुकी है रुकी रहेगी, अपने आप नहीं चल सकती, ना रुक सकती, है ना। उसके बाद 3 लॉ आपने पढ़े ना न्यूटन के, वही 3 लॉ किसने दिए, न्यूटन ने दिए, सर आइजैक न्यूटन ने दिए, है ना। इसी तरीके से उन्होंने एक टेलीस्कोप भी बनाया था, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उनको जो है जो प्लैनेट्स है, सब चीज, स्टार्स, उनको देखने का बड़ा शौक था। तो गैलीलियो साहब के साथ मिलकर उन्होंने जो है भी
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाया दूर की चीजों को देखने के लिए। और बैठे बैठे खाली टाइम में क्या करेंगे, प्ले का टाइम था, देखते रहते आसमान को, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बना डाला, लॉज ऑफ मोशन भी दे डाला, है ना। और एक और चीज, बड़ी चीज उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज दी कि उन्होंने मैथ में, जब बड़ी क्लास में जाओगे तो एक चैप्टर पढ़ोगे कैलकुलस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ का, जो बड़े चैप्टर क्लास में जाओगे पढ़ना होगा। कैलकुलस की खोज भी न्यूटन साहब ने करी, मैथ में भी घुस गए, देख लो, मैंने बताया ना, कोई जगह नहीं छोड़ी उन्होंने, ऐसी कोई जगह छीन जाना नहीं छोड़ा, है ना। लाइट के बारे में उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करी, बहुत सारी चीजें बताई लाइट के बारे में, तो कोई ऐसा एरिया नहीं था जहां वो नहीं घुसे। एक और चीज उन्होंने बताया बड़ी इंपॉर्टेंट, एक सेंटर ऑफ मास का मैंने बताया कंसेप्ट। कोई भी अर्थ जैसे है, ऑब्जेक्ट को अपनी सरफेस की तरफ नहीं खींचती, सेंटर की तरफ खींचती है। जब कोई भी चीज आप, जैसे आप न्यूमेरिकल्स करते हो, सॉल्व क्वेश्चंस करते हो, गाड़ी मूव कर रही है तो क्या गाड़ी बनाते हो, गाड़ी की जगह पॉइंट बनाते हो ना, क्यों बनाते हो भाई पॉइंट, जबकि मूव तो गाड़ी कर रही है। तो गाड़ी को ऐसे हम पॉइंट लेते हैं, और उस पॉइंट को पता है क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की खोज भी न्यूटन ने करी। तो इतनी सारी चीजें एक अकेले न्यूटन साहब ने करी थी, और भी बहुत सारी हैं अनगिनत। बड़ी बड़ी क्लास में जाओगे, पढ़ते जाओगे धीरे धीरे। चलो ग्रेविटेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी करी, और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स attract each other. Every object of this universe attract each other with a force called gravitational force and or gravitational force और ग्रेविटेशन। तो खाली अर्थ ही नहीं खींचता, इन साहब ने बताया ना, मून के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो सारे जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। अब उसके बाद न्यूटन साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। भाई फोर्स लगता है तो फोर्स कुछ चीजों पे डिपेंड भी तो करता होगा। तो न्यूटन साहब ने फिर हमें ये भी बताया कि ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है। तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको याद करना, अच्छे से ध्यान रखना, क्या ये, इसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन का ग्रेविटेशन का नियम, लॉ, है ना। और ये सारा उन्होंने बताया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने क्या कहा कि मान लो कि हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये, और इनके बीच का सेंटर से डिस्टेंस, ध्यान रखना, कहां से, सेंटर से डिस्टेंस लेना, सरफेस से नहीं, सेंटर से। तो मान लो इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है d या r, कुछ भी ले लो, मान लो d ले लिया मैंने, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है d। समझ में आया। तो क्या कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखो क्या कहता हूं, क्या कहते हैं, मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास है m1, इसका मास है m2, मान लो एक का मास है m1, एक का मास है m2, ठीक। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि, क्या बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन any two object of mass m1 and m2 separated by distance d,
gravitational force acting between any two objects of mass m1 and m2 separated by distance d is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them। उन्होंने बताया कि दो ऑब्जेक्ट है, मान लो एक का मास है m1, एक का मास है m2, d डिस्टेंस पे रखें, तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? उनके मास के प्रोडक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी कि अगर मैं लिखूं तो जो इनके बीच फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ऐसे, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है ना, इक्वल का, ऐसे प्रोपोर्शनल का किसके प्रोडक्ट है? मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो फोर्स है वो इनवर्स का मतलब उल्टा, किसके? जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसके उल्टे के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली स्क्वायर कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर। इनवर्स मतलब उल्टा और स्क्वायर, ये दो चीजें हैं, ऐसे डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दो चीजें उन्होंने बताई हमें, ठीक। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, यहां लिखता हूं तो क्या आएगा देखो, एफ प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? m1 m2 और डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, एक साथ लिख दिया इसको। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे, और कांस्टेंट यहां क्या लगाते हैं? हमेशा यहां लिख रहा हूं देखो, हाँ, कांस्टेंट जब लगाते हैं तो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, तो वो है यहां लगाते हैं g। क्या लगा दिया? g और अपॉन d स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि मान लो हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, एक का मास है m2, दोनों d डिस्टेंस पे रखे हैं। ध्यान रखेंगे डिस्टेंस कहां से है? उनके सेंटर से। तो उनके d डिस्टेंस पे अगर वो रखे हैं तो उनके बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? इतना होगा, इतना होगा। यहां पर g क्या है? देखो यहां ऊपर लिखा हुआ है, आप इसके नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए यहां लिख रहा हूं ऊपर। जी यहां पर क्या देखो, चलो उसको मिटा रहा हूं ऊपर से, ये पॉज करके आप नोट कर लिया करो सारी चीजें जो बताया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, देखो जी के बारे में देखते हैं। जी क्या होता है पता है? ये देखो जी क्या होता है, हाँ। अभी जी क्या है भाई? हेयर क्या लिखेंगे? हेयर जी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जी क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और क्या कहते हैं इसको? कॉल्ड, इसका नाम होता है, इसको कहते हैं कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसमें देखो वर्ड आया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कब पता वर्ड यूज करते हैं? जब किसी चीज की वैल्यू एक जैसी होती है। तो ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है ये सब जगह सेम होती है। चाहे मैं फोर्स निकालूं अर्थ और मून के बीच में, चाहे निकालूं मून और अर्थ के बीच में, चाहे निकालूं सन और अर्थ के बीच में, या सन और किसी और प्लैनेट के बीच में, है ना, किसी दो चीज, मतलब किसी भी दो चीज के बीच में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूं तो जी की वैल्यू सब जगह अलग अलग नहीं होगी, सब जगह जी की वैल्यू सेम होगी। इसीलिए कहते हैं यूनिवर्सल। और कांस्टेंट का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? देखो जी का फार्मूला यहां पर, एफ का फार्मूला मैं साइड में लिख देता हूं, जो कि बार बार आपको लिखना है इसको, है ना। ये
तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू, ये याद करना है, इसकी वैल्यू को ध्यान रखना, याद करना, पेपर में आ सकता है। तो इट्स वैल्यू इज 6.63, या ऐसे कर लो सीधा 6.63 आ गया, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, 67 होता है 673, ऐसे 6.673 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। और इसका यूनिट कैसे याद रखोगे पता है? मैं आपको यूनिट निकाल के दिखाता हूं, देखो भूल जाओ तो ऐसे लिख लेना। जैसे g कितना होता है, देखो g को अलग करूंगा तो क्या लिखूंगा, इसको यहां गुणा आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो f इंटू ये आ जाएगा d स्क्वायर, और ये m नीचे आ जाएगा, m1 m2 है भाई, m1 m2 है, तो m1 और m2 आ जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएगा, है ना। फोर्स का यूनिट क्या होता है बताओ? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, होता है ना। और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो मीटर का स्क्वायर है, देखो 2 बार लिखा है स्क्वायर, पावर 2 का मतलब स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और मास का क्या होता है? मास का किलोग्राम, मास को किलोग्राम में नापते हो ना, तो किलोग्राम इसका भी, किलोग्राम इसका भी, तो किलोग्राम का स्क्वायर लिख देंगे इसको, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। तो जब ये ऊपर लिख जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा पता है ना, ऊपर ले आते तो पावर माइनस हो जाता है, अगर नीचे पावर प्लस है तो ऊपर पावर माइनस में हो जाएगा, तो ये जाएगा केजी की पावर -2। तो ऐसे आप यूनिट भी याद कर सकते हो। क्या करा मैंने जी को एक तरफ कर दिया, बाकी सब एक तरफ कर दिया, और मैंने सबके यूनिट डाल दिए। फोर्स का डाल दिया मैंने न्यूटन, डिस्टेंस का डाल दिया मैंने मीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिख दिया। और मास का होता है किलोग्राम, तो इसका भी किलोग्राम, इसका भी किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर, और ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा माइनस ही किलोग्राम वाला। तो कितना यूनिट आ जाएगा इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। तो इसका आपको यूनिट भी याद करना है और इसकी वैल्यू भी याद करनी है। तो ये जी की वैल्यू है किसमें? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, जी की, कैपिटल जी की वैल्यू है, और ये इसका यूनिट है। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया। किसने बताया? न्यूटन ने बताया, नाम से ही पता लग रहा है। तो दिस इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। समझ में आ गया? तो चलो एक न्यूमेरिकल भी हम इसके ऊपर कर लेते हैं। चलो एक छोटा सा आसान सा एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं हम इसके ऊपर। ठीक, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, सवाल भी कर लेते हैं इसके ऊपर, बहुत ही छोटा सा कर लेते हैं। ठीक, और ये सवाल क्या है, रुको देखते हैं। चलो एक मैं आपको एक सवाल कराता हूं इसके ऊपर। चलो हाँ, चलो एक सवाल लेते हैं और करके देखते हैं क्या कहता है। देखो क्वेश्चन है कि मास ऑफ अर्थ इज, मास ऑफ अर्थ इज, mass of earth is 6.6 into 10 to the power 24 kg, ये मास है अर्थ का। and that of moon is, and that of moon is, और मून का मास है कितना? मून का है 7.4 into 10 to the power 22 kg, ये मून का मास है। if the distance between, अब कह रहा है कि if the distance between earth and moon is, earth and moon is, the distance between earth and moon is 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर। तो कैलकुलेट द फोर्स, कैलकुलेट द फोर्स, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे कमजोर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट द फोर्स exerted by the earth on moon, by the earth on moon। ठीक, अब एक चीज देखो,
अब यहाँ कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो। अब ये कहा है कि अर्थ का निकालो मून के ऊपर। बोले मून का निकालो अर्थ के ऊपर, तो एक ही बात है, कहीं दो मत समझ जाना। जितना फोर्स लगा रही है अर्थ मून पे, उतना ही मून लगा रहा है अर्थ पे, ये बताया था ना। तो ये नहीं कि कहीं मून का, सर आपने तो अर्थ का मून पे बताया था, मून का तो अर्थ पे नहीं बताया था, मून के ऊपर तो अर्थ का नहीं बताया, तो सेम है भाई, अलग अलग चीजें नहीं है। ठीक, तो करते हैं सब। देखो यहाँ पर तो क्या दिया हुआ है, ऐसा लिखते देखो, मास ऑफ अर्थ एम ई, तो ई फॉर अर्थ कितना है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg। ठीक, मास ऑफ मून एम, एम कर दिया मैंने, एम फॉर मून कितना है भाई 7.4 इंटू 10 टू दी पावर 22 kg, है ना। और डिस्टेंस क्या है पता है, डिस्टेंस है बिटवीन द मून एंड अर्थ इज 3.84 इंटू 10 टू दी पावर 5 किलोमीटर। तो किलोमीटर के पहले हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। और पता है ना 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, याद है कितना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर इन 1 किलोमीटर। तो 1000 का मतलब होगा 10 टू दी पावर 3, 30, तो 10 टू दी पावर 3 लिख देंगे इसको, किसमें, मीटर में। आपको पता है ना, अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो कितना हो जाएगा ये, मीटर में निकाल दिया मैंने, ये 6 मीटर। तो डिस्टेंस आ गया मीटर में। क्या करा है, किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। 1 किलोमीटर को मीटर में कभी बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 का मतलब 10 टू दी पावर 3, और जब 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3 तो 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि इसको कहते हैं बेस। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ऐड कर दिया हमने, तो डी की वैल्यू आ गई, है ना। और जी कितना होता है पता है ना, जी 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2, इतना है। ठीक, अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे तो F कितना हो गया, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर 11 -11, और इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24, और मास ऑफ मून कितना है, मास ऑफ मून है 7.4 इंटू 10 टू दी पावर 22 डिवाइडेड बाय, ठीक, डी कितना है देखो यार 3.84 इंटू 10 टू दी पावर 6 का स्क्वायर। अब इसको हम सही से लिख लेते हैं। अब इसको पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। ठीक, तो पॉज करो, उसको नोट करो पहले, ठीक है। चल, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें करते हैं क्या, कुछ नहीं, सॉल्व करते हैं। और क्या करेंगे, तो इसको पहले आप एक साथ लिखो। देखो 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4, और अपॉन इसको भी अलग से लिख देते हैं, 3.8 का स्क्वायर है ना ये, तो 3.8 और 3.8 अलग से लिख दिया इसको, और बाकी इसको अलग से लिख देते हैं। देखो ये क्या है 10 टू दी पावर -11 और 10 टू दी पावर 24 और 10 टू दी पावर 22, और नीचे कितना आ जाएगा, देखो ये स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, इसलिए इसको मैंने दो बार लिख दिया, 3.84 को दो बार लिख दिया ना, 3.84 है मतलब ये कर दिया। और ऐसे ही 10 टू दी पावर 6 का को दो बार लिखूंगा, 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर 6, है ना। अब देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो हाँ देखो, हाँ लगभग कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये लगभग 2 बार में कट जाएगा, काट के देखो ना आप, लगभग 2 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। और ये कितने बार में कट जाएगा भाई, 3.2 बार कट गया लगभग ये। चलो बाकी सॉल्व कर रहा है, इसको देखना कि 2 बार में लगभग कट गया, और ये कितनी बार में कट जाएगा भाई, ये तो काटना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा उसको। तो क्या करोगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, उसको 6.67 इंटू 6 और इंटू 12 आ गया 12, और यहाँ आ गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर 2, सॉरी 6.67 का आ गया, ये तो ऊपर नहीं है, हाँ ये हो गया 612, और नीचे आ गया 3.84, ये आ गया। अब इसको देखो ऊपर का पावर ऐड कर दो, कितना आएगा देखो, एक साथ पावर आ जाएगा, देखो -11 + 24 + 22, और नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर 6 + 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, चलो मैं इसको अब देख लेता हूँ, कहीं से बुक में से लिखा है मैंने, तो वहां से देख लिया मैंने, इसकी वैल्यू जो आएगी सॉल्व करोगे तो, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन सॉल्व करना कर लेगा इसको कैलकुलेशन,
तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, 2.01 कुछ आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करोगे ना तो 2 पॉइंट कुछ आएगा ये, ठीक है। 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट तो नहीं आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका चलो मैं कर लेता हूँ, कैलकुलेशन कर देता हूँ। चलो मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, ठीक। चलो कैलकुलेटर से करके बताता हूँ आपको मैं। और आपको कैलकुलेटर से नहीं करना, कहीं कैलकुलेटर से करने लो, कैलकुलेटर नहीं करना यूज, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है। तो ये मैं कर रहा हूँ 6.67 इंटू 12 इंटू ये आ गया 80.04, ये रहेगा आपका ऊपर आ गया 80.04 डिवाइडेड बाय 3.84। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 3.84 से, ये जाएगा 20, ये जाएगा आपका 20। चलो अभी लिखते हैं इसको, अभी मैं लिखता हूं उसको। तो ये इसको पावर ले देंगे देखो, इंटू 10 टू दी पावर कितना हो गया ये 24 और 22 कितना हो गया 24 और 22 हो गया 46 और -11, 46 में से 10 माइनस कर दो तो ये हो गया 45 और एक और माइनस कर दो तो 44 आ गया ऊपर, ये 10 टू दी पावर 44 आ गया और नीचे आ गया 12, 6 अब कितना आ जाएगा ये फोर्स आ जाएगा आपका कितना, ये कितना आया था 2.84 कुछ आया था। तो मैं ये और इंटू 20.84 आया था, 20.84 है ना। एक मिनट देख लेते हैं 20.84 था क्या था, ये था हमारा 20.84, ठीक यह था। और ये कितना बचाएगा इंटू 10 टू द पावर 22, ये जाएगा 10 टू द पावर 22 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फोर्स जो उनके बीच में लगेगा। किसमें आएगा फोर्स ये पता है, न्यूटन में आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसान, इसमें थोड़ा मुश्किल, बहुत आसान फार्मूला, लेकिन ये कैलकुलेशन जो इसमें होता है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे नंबर इसमें होंगे जिनको मल्टीप्लाई डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड आसान से आना चाहिए, आप सॉल्व कर लोगे, ठीक। अब चलो इसको यहीं खत्म करते हैं और अगले लेक्चर में, अगली वीडियो जब हम बनाएंगे, अगली बार जब आपको समझाऊंगा तो क्या क्या बताऊंगा उसमें पता है, एक तो मैं बताऊंगा उसमें आपको केपलर्स लॉ। तो आज हमने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन को हमने स्टार्ट किया, समझा कि ग्रेविटेशन क्या होता है, हमारे लिए इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे अगले लेक्चर में केपलर्स लॉ, और एक पढ़ेंगे फ्री फॉल। क्या पढ़ेंगे, फ्री फॉल। ये दो टॉपिक हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब के लिए क्या, टाटा बाय सी यू।